अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जेई एडवांस में भी रिपीटेडली पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर जेई एडवांस में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे। ये क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे पता लगता है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमेशा हम ध्यान देंगे कि एक फंक्शन एफ की बात करी हुई होगी, उसी फंक्शन में इंटीग्रेशन होगा और हो सकता है कोई फंक्शनल एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ होगा। वो फंक्शन आपको नहीं दिया हुआ होगा, ध्यान रखिए। और उसमें डेफिनेट इंटीग्रल का एक्सप्रेशन दिया हुआ होता है। ये काफी कॉमन क्वेश्चन टाइप है और उस फंक्शन के बारे में लिखा होगा कि वो फंक्शन एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं, इसी से उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो इसको मैं डेफिनेट इंटीग्रल में भी डाल सकता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर में भी डाल सकता हूँ, क्योंकि इवेंचुअली इक्वेशन फॉर्म होती है, सिंपल इक्वेशन फॉर्म होती है, तो हम डेफिनेट इंटीग्रल बोल देते हैं। अगर इक्वेशन इस तरह से फॉर्म होती है कि होमोजीनियस टाइप है, लीनियर डिफरेंशिएबल इक्वेशन है, तो हम उस क्वेश्चन को डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में इंक्लूड कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको लिबनिट्ज रूल अप्लाई करना पड़ता है डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि कभी भी इंटीग्रेशन है जिसमें आपको फंक्शन नहीं पता है, तो आप लिबनिट्ज रूल से उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो लिबनिट्ज रूल का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है, हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस रूल से। लेकिन ये रूल तभी अप्लाई होता है, ध्यान रखेंगे, जब यहाँ पे लोअर और अपर लिमिट जो होती है वेरिएबल की फॉर्म में होनी चाहिए, दोनों में से कम एक। जैसे यहाँ पे देखिए x है वेरिएबल, ध्यान रखेंगे। और जो वेरिएबल होता है लोअर और अपर लिमिट में, उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे आप सोचेंगे कि यहाँ पे t है तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, नो। अब आप t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, लेकिन जब लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से x, तो ये पूरी चीज x में ही आएगी। इसका मतलब आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमें ध्यान रखना है। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे लेफ्ट साइड में क्या आएगा, यहाँ तो सिंपल डिफरेंशिएशन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ पे दो फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है, इसका मल्टीप्लीकेशन। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, वो कितना आएगा 2x+2। तो ये हो जाएगा 4x+2, सेकेंड फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। फिर हम इस पार्ट को सेम रखेंगे, 2x+2 का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन आएगा f'(x) इज इक्वल टू, अब सॉरी यहाँ पे इसका भी तो डिफरेंशिएशन आएगा, 2 पावर आगे आएगी 6 हो जाएगा, x+2 पावर हो जाएगी 1। सिंपल डिफरेंशिएशन। राइट साइड में डिफरेंशिएट करेंगे, 10 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, जो अपर लिमिट होती है वो फंक्शन में आप पुट करते हैं, तो x को हम फंक्शन में पुट करेंगे, तो x+2 f(x) आएगा। फिर x का डिफरेंशिएशन, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करते हैं, यही लिबनिट्ज रूल है। इसका डिफरेंशिएशन तो 1 है। और फिर हम लोअर लिमिट पुट करते हैं और लोअर लिमिट के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करते हैं। लोअर लिमिट कांस्टेंट है, 0 है, तो वो -0 ही आएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे आपको ये जो इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन f'(x) और f(x) में बनेगी। देखिए f'(x) आपको दिख रहा है और उसके लिए आपको दिखेगा f(x). तो आप कैसे बनाएंगे इक्वेशन, आप f(x) की टर्म्स को क्लब करेंगे, f'(x) की टर्म को सेपरेट करेंगे, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, जिससे आप f(x) की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे एक और चीज आप यहाँ नोटिस करिए, x+2 देखिए बारी बारी रिपीट हो रहा है, तो मैं पूरी इक्वेशन को, सब जगह को x+2 से डिवाइड कर सकता हूँ। ये हम डिवाइड तभी कर सकते हैं जब x+2 की वैल्यू 0 नहीं है। उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन में हमेशा कुछ ना कुछ दिया होगा, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है नहीं तो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है x>0, इसका मतलब क्या है, x+2 0 तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, x+2 को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, मतलब x+2 से पूरे को डिवाइड कर दिया। तो अब ये जो इक्वेशन बनेगी 4f(x) यहाँ पे आएगा और यहाँ पे देखिए 10f(x) आएगा। तो 4f(x) को इधर ले जाएंगे, जब f(x) के साथ क्लब करेंगे तो ये 6f(x) आ जाएगा। ये आएगा 2x+2 f'(x), ये आएगा -6। अब आप f(x) को अलग कर लीजिए, f'(x) को अलग कर लीजिए, और मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है 2 से भी मैं डिवाइड कर सकता हूँ। 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 3। तो या तो आप अभी डिवाइड कर लीजिए या नेक्स्ट स्टेप में। अब f'(x) और f(x) में जैसे ही इक्वेशन बनेगी तो f(x) को आप y पुट कर दीजिए, f'(x) हो जाएगा dy/dx, क्योंकि वो इजी होता है समझना। तो अब हम उसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, f(x) को y पुट कर दिया, f'(x) को dy/dx, तो dy/dx में एक इक्वेशन बन गई। अब हमें दिख रहा है ये सिंपल वेरिएबल सेपरेट हम कर सकते हैं, तो मैंने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं डाला, नहीं तो हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये 6 यहाँ आ जाएगा, या हम ये भी बोल सकते हैं क्योंकि हमने 2 से डिवाइड कर दिया था तो ये तो 3 ही है बेसिकली, और यहाँ पे 1 बचेगा। तो x+2 dy/dx इज इक्वल टू 3 + 3y। अब dy के साथ में 3 + 3y सेपरेट कर लेंगे, dx के साथ में x+2 सेपरेट कर लेंगे, ये इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन हमें पता है log of x+2 आएगा। इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे,
1/3 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन में आएगा dy/y+1। उसका इंटीग्रेशन होता है log of y+1। और ये जो नीचे वाला 3 है आप इधर भी लिख सकते हैं, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस इंटीग्रेशन को आप ऐसे लिख लीजिए = 3 dx/x+2। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं log of y+1 = 3 × log of x+2, ऐसा मैं लिख सकता हूं। और जब भी दो लॉग की टर्म्स जनरेट होती है, ध्यान रखिए इंटीग्रेशन में जब आप इंटीग्रेट करके आंसर निकालेंगे तो कांस्टेंट को भी आप लॉग में ही लिखिए, क्योंकि उससे हम सारी लॉग की टर्म्स को हटा देंगे। अगर सिर्फ कांस्टेंट लॉग में नहीं है, बाकी सारी टर्म्स लॉग में है, तो कांस्टेंट को भी आप log c की टर्म्स में ही लिखिए। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये जो 3 है ये पावर ऊपर चली जाएगी, क्योंकि लॉग की टर्म्स को क्लब करेंगे। तो इसको आप लिख लेंगे ln x+2 का होल क्यूब, और उसमें प्लस में आएगा ln c। तो उसमें हम लिख सकते हैं ln a प्लस ln b की प्रॉपर्टी। तो क्या आएगा log of c × x+2 का होल क्यूब। यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम इक्वेट कर देंगे, ln y+1 इसके बराबर है, तो y+1 को बोल सकते हैं वो वैल्यू है c × x+2 का होल क्यूब। इस तरह से हमने क्या किया, y का एक्सप्रेशन निकाल लिया, मतलब fx का एक्सप्रेशन निकाल लिया। एक बार fx का एक्सप्रेशन आ गया तो f भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन f कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले c कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे। अब c कैलकुलेट करने के लिए ध्यान रखिए, कांस्टेंट जब भी होगा ना, उसका आंसर हमेशा क्वेश्चन से ही आएगा। क्वेश्चन में किसी ना किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू दी हुई होगी। अब आप नोटिस करिए, ये दिया हुआ है, फंक्शन की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे नहीं दी हुई, हमसे तो पूछा है f, तो c कैसे निकालेंगे। इसी तरह से ये क्वेश्चन में ट्रिकी बनाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, c जो है, जो आपको अगर क्वेश्चन में फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे नहीं दी हुई, तो इसी वाले एक्सप्रेशन से आएगी। इस वाले एक्सप्रेशन से हम कैसे निकालते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन में जो डेफिनेट इंटीग्रल वाला पार्ट है, उसमें आप क्या करते हैं, लोअर और अपर लिमिट की ऐसी वैल्यू पुट करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन 0 जनरेट होता है। जैसे देखिए, लोअर लिमिट 0 है, तो अगर अपर लिमिट को लोअर लिमिट के बराबर पुट करूंगा तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, 0 जनरेट करने के लिए मैं x की जगह पुट करूंगा 0। हमेशा ध्यान रखिए, अगर वैल्यू नहीं दी हुई तो हम ऐसे वैल्यू निकालते हैं फंक्शन की किसी पॉइंट में। तो आप क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर देंगे बोथ द साइड्स, जिससे ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, और यहां से f की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये आएगा 2 × 4, ये 8f(x) आ जाएगा। f (0) -3 × 4, इससे f की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2। आप क्वेश्चन में हो सकता था f आपको दे देता, 3/2 दे देता तो हम निकाल लेते, लेकिन नहीं दिया हुआ होता है। तो यहीं पे एक ट्रिक आ जाती है। बेसिकली क्या है, ये स्टेप जो होता है जनरली स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है कि हमने ऐसा क्यों किया। ऐसा हम हमेशा तब भी करते हैं जब वैल्यू नहीं दी हुई होती है लेकिन उसकी जरूरत पड़ेगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट है उसमें लोअर और अपर लिमिट को सेम बनाते हुए आप x की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे 0 है तो यहाँ 0। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 होता और यहाँ x होता तो मैं x की वैल्यू 2 पुट करता, पूरी इक्वेशन में f कैलकुलेट करता। ऐसे हम सोचते हैं। अगर मान लीजिए लोअर लिमिट 1 होती, अपर लिमिट x होती, तो मैं x की वैल्यू 1 पुट करता, तो मैं f निकालता। क्योंकि अब इस इंफॉर्मेशन से हम निकाल सकते हैं कॉन्स्टेंट की वैल्यू। इसमें x को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2³ और आप यहाँ पे f की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 3/2। तो यहाँ पे जहाँ f है वहां पुट कर दीजिए 3/2। f क्या है, बेसिकली हमारा y, तो y की जगह आ जाएगा 3/2। तो इसे देखिए आपकी c की वैल्यू आ जाएगी। c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कितनी आएगी, 5/2 = 8c, c आ जाएगा 5/16। अब हम इसी से f निकालेंगे। f का मतलब x की जगह 2 पुट कर दो, c की जगह 5/16 पुट कर दो, तो जो y की वैल्यू आएगी वही f है। तो अब आप यहाँ पे निकालेंगे y+1 c, ये आएगा 2 + 2 होल क्यूब, क्योंकि x की वैल्यू 2 पुट करनी थी। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये हो जाएगा 4 का क्यूब, 64 × c। c हमारा निकाल लिया है 5/16, तो आएगा 16 × 16, 4 × 64, ये आएगा 20, -1 कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 19 के बराबर। तो ये आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।